हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से अरविंद घोष को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का पार्ट नंबर 3 होने वाला है अरविंद घोष के ऊपर। और इस पार्ट नंबर 3 में हमें अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा करनी है, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को देखना है और राज्य के संबंध में इनके क्या विचार हैं, राज्य के कार्य क्या हैं, अरविंद के 5 जो स्वप्न हैं, है ना, 5 ड्रीम्स क्या हैं इनके, उनके बारे में एक एक करके समझेंगे। और एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हमने स्पेशली मार्क्स कर रखा है, उनको हाईलाइट कर रखा है, या उनको हम कलर ग्रेडिंग के थ्रू जो है बोल्ड में या रेड में या हाईलाइट थ्रू में फॉर्म में, इन सब चीज़ों में हमने उसको एलिब्रेटेड कर रखा है। तो उन सब चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिएगा और जो भी आपको चीज़ें डाउट लगे उन डाउट्स को आप जरूर कमेंट के माध्यम से क्लियर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जो लोग फ्री में स्टडी करना चाहते हैं और उन वो किसी भी टाइप्स का कोई इन्वेस्टमेंट या पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो दूसरी बात, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं अपने पीपीटी कंटेंट की तरफ। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद या स्पिरिचुअल नेशनलिज्म क्या है। ठीक है, बेसिकली हमें इसी चीज़ों को आज अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर राज्य के संबंध में क्या चीज़ें हैं, फिर उसके बाद हमें 5 ड्रीम्स क्या हैं अरविंदो के, इनके बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे हम। और देखिए, वीडियो बड़ी होगी, वीडियो डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, तो कोई हमें शॉर्टकट यहाँ पे नहीं यूज़ करना है कि हम शॉर्ट में या क्रैश कोर्स पढ़ाना चाह रहे हैं या 3 महीने में हम मिशन जेआरएफ की तैयारी करेंगे। 3 महीने में कोई जेआरएफ की तैयारी नहीं होती है, अपने दिमाग से आप लोग निकाल दीजिएगा। ठीक है, हाँ, वो वही तैयारी कर सकता है जिसने 2-3 साल से अपनी तैयारी अच्छे से कर रखी हो। वो 3 महीने क्या, वो 3 दिन भी नहीं पड़ेगा तो भी उसकी तैयारी हो रखी होती है। ठीक है, चलिए आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के बारे में देखते हैं। अरविंदो ने अपनी पुस्तक लोटस टेम्पल, ध्यान रखना, लोटस टेम्पल में राष्ट्रवाद संबंधी विचार इन्होंने दिए हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन जो है पीजीटी या बीपीएससी के एग्जाम बन सकता है कि अरविंद के राष्ट्रवाद के संबंध में जो विचार हैं वो अरविंद की कौन सी पुस्तक में मिलते हैं, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी लोटस टेम्पल, तो लोटस टेम्पल में राष्ट्रवाद के विचार आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। श्री अरविंद आरंभ में जो थे, स्टार्टिंग में ये रेडिकल नेशनलिज्म के सपोर्टर थे, उग्र राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। और बाद में इन्होंने क्या किया, जब इनको जेल में डाला गया, इनके विचारों में परिवर्तन आया और बाद में ये पांडिचेरी जाने के बाद उनका जो है राष्ट्रवाद पूरी तरीके से क्या हुआ, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो गया। क्योंकि ये जीवन के प्रारंभिक चरणों में या जीवन की स्टार्टिंग में जो अरविंदो का राष्ट्रवाद था वो उग्र राष्ट्रवाद था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लाल बाल पाल का साथ किया था। तो जीवन के स्टार्टिंग फेजेस में जो है अरविंदो का राष्ट्रवाद रेडिकल नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही इनको अलीपुर षड्यंत्र केस या मानिक टोला केस, मुजफ्फरपुर केस, है ना, इन सब केसेस में जब इनको आरोपी बनाया जाता है, तो जब इनको जेल में डाला जाता है तो जेल में इनके सामने इन्होंने कहा कि जेल में मेरे सामने श्री कृष्ण भगवान आते हैं, श्री कृष्ण ने मुझे गीता दिया और गीता का ज्ञान दिया। तो गीता के ज्ञान के बाद इनका जो राष्ट्रवाद है, जब ये जेल से छूटते हैं तो जेल से छूटने के बाद ये पांडिचेरी चले जाते हैं। ठीक है, फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी ये पांडिचेरी, और पांडिचेरी में इन्होंने एक आश्रम बनाया था। उस आश्रम का नाम था ऑरीविले। ऑरीविले नामक इन्होंने एक आश्रम बनाया और इस आश्रम में ये जीवन भर फिर रहते हैं वहीं पर। और उसके बाद इनका जो जीवन है कि आध्यात्मिकता की तरफ धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जेल से छूटने के बाद या इनका सेकंड फेज जो है जीवन का, वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ है। अब इसी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को इन्होंने कहा कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। ठीक है, अरविंद ने राष्ट्रवाद में भारत की आत्मा का चित्र जो है स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। अब भारत की आत्मा में एकता, अखंडता, विवेक, न्याय, दर्शन, है ना, मूल्य, नैतिकता, बंधुत्व की भावना, ये सब क्या है, ये सब भारत की आत्मा का एक दर्शन है। इसी दर्शन को इन्होंने राष्ट्रवाद का नाम दिया है। और अरविंदो का जो राष्ट्रवाद है वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। इस चीज को आप बेसिकली अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि अगर राष्ट्रवाद की बात करें तो आप 2 फेजेस में इनके राष्ट्रवाद को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो है रेडिकल या उग्र राष्ट्रवाद के प्रणेता थे जीवन के प्रारंभिक चरणों में,
है ना। जीवन के प्रारंभिक चरणों में ये उग्र राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। लेकिन अगर बात की जाए तो जब इनको जेल में डाला गया, जब इनका जीवन का सेकंड फेज आया, तो सेकंड फेज में इनका जो राष्ट्रवाद था वो पूरी तरीके से आध्यात्मिकता में बदल गया, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से जुड़ गया। ये चीज आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। ही हैज गिवन हिज थॉट्स ऑन हिज नेशनलिज्म इन हिज बुक लोटस टेम्पल। तो इन्होंने जो नेशनलिज्म का आइडिया दिया हुआ है अपनी बुक लोटस टेम्पल में दिया हुआ है, ठीक है, लोटस टेम्पल। श्री अरविंदो वॉज इनिशियली अ प्रोमिनेंट ऑफ अ एक्सट्रीम नेशनलिज्म। तो ये स्टार्टिंग में क्या थे, इनिशियली ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म के सपोर्टर थे, एंड लेटर और बाद में क्या होते हैं, आफ्टर मूविंग द पांडिचेरी, जैसे ही ये मूव कर जाते हैं पांडिचेरी में, देन पांडिचेरी में जाने के बाद जब ये ऑरोविले आश्रम बनाते हैं तो वहां से इनका जो नेशनलिज्म है, हिज नेशनलिज्म बिकेम कंप्लीटली स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कल्चरल नेशनलिज्म, इसी को हम कल्चरल नेशनलिज्म भी कहते हैं। चलिए, अरविंदो हैज क्लियरली डिपिक्टेड द सोल ऑफ इंडिया इन द नेशनलिज्म। नेक्स्ट है, अरविंद की राष्ट्रीयता एक धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी। यानी कि जो अरविंद का राष्ट्रवाद है, जो अरविंद की राष्ट्रवाद की भावना है, उसमें धर्म का महत्व तो आपको बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा, खास करके हिंदू धर्म और सनातन धर्म। सनातन धर्म, ठीक है। अरविंद की राष्ट्रीयता एक धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी, अर्थात ईश्वर की वाणी मानव आत्मा की अभिव्यक्ति थी, ठीक है। अरविंद के अनुसार राष्ट्र किसी राजनीतिक तत्व का नाम नहीं है, बल्कि राष्ट्र तो प्रभावी दैवत्व है, एक भवानी भारती है। भारत में स्वयं में भारत माँ अर्थात अरविंद राष्ट्र को एक जीती जागती देवी के रूप में मानते हैं, भारत को एक माँ के रूप में देखते हैं ये, ठीक है। तो अरविंद ने कहा कोई राष्ट्रवाद जो है कोई राजनीतिक तत्व नहीं है, कोई पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं है ये, बल्कि राष्ट्र क्या है, एक ईश्वर के द्वारा निर्मित या ईश्वर के वचनों से या ईश्वर के उपदेश के द्वारा बनाया गया एक विधान है या एक प्रक्रिया है, या इसको इन्होंने राष्ट्रवाद को क्या माना है, राष्ट्र को इन्होंने कहा यह स्वयं एक माँ है, ठीक है, यानी ईश्वर का एक अवतार माना है, एक तरीके से कह सकते हैं। अरविंद के मत में मातृभूमि के लिए किया गया त्याग कुर्बानी से किसी कुर्बानी से कम नहीं होता, ऐसा अरविंद कह रहे हैं कि मातृभूमि के लिए किया गया त्याग जो है किसी कुर्बानी से कम नहीं माना जाएगा, क्योंकि मातृभूमि ही क्या है, मातृभूमि को उन्होंने देवत्व की भूमि के रूप में माना है, ईश्वरीय भूमि के रूप में व्यक्त किया है, ठीक है। अब यहाँ पे राज्य की बात नहीं हो रही है, ये बात ध्यान रखना, ये मातृभूमि की बात कर रहे हैं। राज्य को इन्होंने कहा, राज्य क्या है, इन्होंने राज्य को एक यांत्रिक संस्था माना है, राज्य को इन्होंने एक यांत्रिक संस्था माना है। मैकेनिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अरविंद्स नेशनलिज्म वाज imbued with the religious feeling. The voice of God was the expression of the human soul. According to Arvind, the nation is the not name of any political element, rather it is a powerful deity Bhavani Bharati. Mother India is in herself. Arvind considers the nation to be a living goddess, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो नेशन है वो क्या है, एक गॉडेस की तरह है, लिविंग गॉडेस की तरह है, और ये भवानी भारती को इन्होंने राष्ट्रवाद के संदर्भ में या राष्ट्र को इन्होंने भवानी भारती कहा है, ठीक है। इन अरविंद्स ओपिनियन द सैक्रिफाइसेस मेड फॉर द मदरलैंड इज अ नो लेस देन द सैक्रिफाइस। अब देखिए आगे, अरविंद ने देशवासियों को भारत माता की रक्षा और सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्टों को सहने की बात की, ठीक है। अब ये कहते हैं कि भारत माँ की रक्षा हमें करनी है, रक्षा किससे करनी है, तो रक्षा हमें करनी है अंग्रेजों से, ठीक है। तो हमें भारत माँ की रक्षा करनी है, दुष्टों से करनी है, अंग्रेजों से करनी है, उपनिवेशवादी शासन से करनी है हमें, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को थोड़ा बहुत बलिदान देने की जरूरत है, थोड़ा बहुत कष्ट सहने की जरूरत है। अरविंद की राष्ट्रवाद की संकल्पना आध्यात्मिक, धार्मिक, एक विश्वास, एक आस्था बन गई। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने रेडिकल राष्ट्रवाद को अपनाया, ध्यान देना इस बात को, जब इन्होंने उग्र राष्ट्रवादी विचार को अपनाया
तब इनको जेल हो गई, है ना। जब इन्होंने जीवन के प्रारंभिक स्टेजेस में क्या किया, रेडिकल नेशनलिज्म को अपनाया, उग्र राष्ट्रवाद को अपनाया, तो इनको सजा मिली। तो इन्होंने क्या किया, एक तरीका अपनाया, बेसिकली कह सकते हैं कि जब जेल से छूटते हैं तो इन्होंने रेडिकल राष्ट्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद की धारणा को इन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, और इन्होंने धार्मिकता, आध्यात्मिकता की भावना को अपनाया। और आध्यात्मिकता की भावना से जो है इन्होंने कहा कि जो राष्ट्र है हमारी, जो हमारा राष्ट्र है वो क्या है, एक माँ की तरह है, और माँ की सुरक्षा करना हर पुत्र का, हर उसके बेटे का दायित्व है। तो सभी भारतवासियों, आप अपने मातृभूमि की सेवा कीजिए, अपने मातृभूमि की रक्षा कीजिए, उपनिवेशी शासन के चंगुल से अपनी मातृभूमि को छुड़ाइए। ठीक है, तो इनका जो आध्यात्मवाद राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है वो बेसिकली उपनिवेशवाद के संदर्भ में ही आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। फिर आगे देखिए 1907 में 1907 में अरविंद ने वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम इन्होंने पत्रिका लिखी। वंदे मातरम में लिखा कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के समस्त अंगों की एक दैवी एकता प्राप्त करने की एक भावनात्मक प्रेरणा है। तो इस संदर्भ में आपको कोटेशंस जो हैं वो एज इट इज याद रखने हैं। तो इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्र के समस्त जितने भी अंग हैं वो एक देवताओं के अंग या दैवीय अंगों की एकता के माध्यम से आप उसको भावनात्मक रूप में जोड़िए, भावनात्मक रूप में देखिए, जिससे कि आपको एक ऐसी प्रेरणा मिले कि मान लीजिए कि आपका राष्ट्र क्या है, ईश्वरीय तत्व है या ईश्वरीय अंग से निर्मित हुआ है। ठीक है, अरविंद हैज मेड हार्टफुल अपील टू द कंट्रीमैन टू एंड्योर ऑल काइंड्स ऑफ hardship for the protection and the service of Mother India. Arvind's concept of a nationalism is a spiritual, religious and a belief of faith. In 1907, Arvind wrote in a Bande Mataram that nationalism is an emotional inspiration to achieve a divine unity to all the parts of the nation. Most important है ये, इसको, इस कोटेशंस को आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कोटेशंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या उनके पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी बनी रहती है। फिर आगे ये 1908 में भी इन्होंने एक स्पीच दिया, उस स्पीच में कहा कि राष्ट्रवाद कोई कोरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रवाद क्या है, एक धर्म है जो ईश्वर की देन है। तो अब देखिए, अब जो इनका प्रारंभिक स्टेज में जो राष्ट्रवाद रहा है वो उग्र राष्ट्रवाद रहा है। तो उग्र राष्ट्रवाद को इन्होंने छोड़ दिया, है ना, उग्र राष्ट्रवाद को इन्होंने छोड़ा, और उग्र राष्ट्रवाद को छोड़ करके इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद क्या है, यह ईश्वर की देन है, यह कोई पॉलिटिकल लीडर ने नहीं बनाया, इसको कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। राष्ट्रवाद क्या है, एक धर्म है, एक रिलीजियस है, एक ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है, कह सकते हैं। ठीक है, अरविंद के राष्ट्रवाद का मूल मंत्र था कि भारत माता के पैरों में पड़ी बेड़ियों को काटना, अर्थात विदेशी शासन से मुक्त करना उसकी संतान का परम कर्तव्य है। देखो, मैंने वही चीज आपको बताया जो इसमें लिखा गया है कि अरविंद के राष्ट्रवाद का मूल मंत्र क्या है। स्टार्टिंग में तो अरविंद जो राष्ट्रवाद का विचार दिए थे वो तो उग्र राष्ट्रवाद था, जिसमें हिंसा को सपोर्ट किया इन्होंने। लेकिन जब इनको सजा हुई तो इन्होंने अपने राष्ट्रवाद के तरीकों में बदलाव किया, और इनका फिर राष्ट्रवाद कैसा बन गया, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। लेकिन आध्यात्मिक राष्ट्रवाद बना तो सही, लेकिन इस आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का भी वही कार्य है जो इनके रेडिकल नेशनलिज्म का कार्य था। ठीक है, यानी कि इनके आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का कार्य अभी भी क्या है, विदेशी शासन से मुक्ति दिलाना, यानी अपने राष्ट्र को मुक्त करना, भारत माँ को मुक्ति दिलाना, माँ भारती को मुक्त कराना। ठीक है, अभी भी इनके राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य यही है, चाहे उसको इन्होंने धर्म से जोड़ दिया हो, चाहे इन्होंने अध्यात्म से जोड़ दिया हो, लेकिन एक ही उद्देश्य है कि अपने राष्ट्र को, मातृभूमि को क्या करना है, मुक्ति दिलाना है, या उसको फ्रीडम दिलाना है, या स्वराज दिलाना है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए, इन 1908 अरबिंदो सेड इन हिज स्पीच दैट नेशनलिज्म इज नॉट अ मेयर पॉलिटिकल प्रोग्राम। ध्यान रखना कि नेशनलिज्म कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, नेशनलिज्म इज अ रिलीजन। ठीक है, विच इज अ गिफ्ट ऑफ अ गॉड। नेशनलिज्म क्या है, एक रिलीजियस है, एंड एक क्या है, गॉड के द्वारा गिफ्टेड है ये। द बेसिक मंत्र ऑफ फ्री अरबिंदोज नेशनलिज्म was that it is a ultimate duty of the children of the mother
to break the shackles on her feet, that is to free her from foreign rules। ठीक है, फॉरेन रूल्स की जगह आप इसको कॉलोनियल रूल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो नेशनलिज्म है बेसिकली कॉलोनियल रूल से आपको मुक्ति दिलाना है या उससे आपको फ्रीडम दिलाना है। आगे अरविंद कहते हैं कि अरविंद ने चेतावनी दी कि यदि हम अपना यूरोपीयकरण करेंगे तो हम अपनी आध्यात्मिक क्षमता, अपना बौद्धिक बल, अपनी राष्ट्रीय लचक और आत्मा पुनरुत्थान की शक्ति को फदा फदा के लिए खो बैठेंगे। इसीलिए हमें अपने आप को यूरोपीयकरण नहीं करना है, हमें अपने आप को क्या करना है, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय आध्यात्मिकता से ही अपने आप को जोड़ के रखना है। ठीक है, तो इन्होंने यूरोपीयकरण का इन्होंने विरोध किया और यूरोपीय जो शक्तियां हैं उसका भी ये विरोध कर रहे हैं। अरविंद के मत में मानव जाति के आध्यात्मिक जागरण में भारत को अनिवार्य भूमिका निभानी है और यह तभी हो सकेगा जब भारत स्वाधीन होगा, जब भारत स्वतंत्र होगा। अरविंदो ने यहां तक भी कहा कि मानव जाति के उत्थान के लिए, मानव जाति के अंदर आध्यात्मिक भावना भरने के लिए, संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भारत को ही अनिवार्य भूमिका निभानी पड़ेगी। भारत को ही यह बीड़ा उठाना पड़ेगा कि भारत पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का प्रचार प्रसार करे। लेकिन भारत तभी कर पाएगा जब भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र होगा। इसीलिए जरूरी क्या है, सबसे पहले हमें स्वाधीनता चाहिए। जब हम स्वाधीन हो जाएंगे तो हम दुनिया में स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को आराम से प्रचार प्रसार या प्रसारित कर पाएंगे। ठीक है, अरविंद बहुत टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, तो आप अगर एक लाइन भी लिख लेंगे तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछेगा घुमा करके कहीं से भी, तो आप उसको एक गेस लगाकर भी सही कर ले जाएंगे। अरविंदो वांट दैट इफ वी यूरोपियनाइज आवरसेल्फ वी विल फॉरएवर लूज आवर स्पिरिचुअल पोटेंशियल। इन्होंने कहा कि अगर हम यूरोपियनाइज करेंगे अपने आप को तो हम हमेशा के लिए अपनी स्पिरिचुअल पोटेंशियल को लॉस कर देंगे, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को लॉस कर देंगे और आवर नेशनल रेजिलेंस एंड पावर टू बी रिवाइव आवर सोल, इन सबको हम क्या कर देंगे, लॉस करके बैठ जाएंगे। ठीक है, अरविंदो बिलीव दैट इंडिया हैज टू प्ले एन एसेंशियल रोल इन द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अरविंदो ने कहा कि इंडिया को एक इसेंशियल रोल प्ले करना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी को लेकर खास करके इसका एडवर्टाइजमेंट या अवेकनिंग को लेकर के। ठीक है, लेकिन मैनकाइंड एंड ऑल दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। लेकिन ये कहते हैं कि इंडिया तभी जो है अपना ये स्पिरिचुअलिटी का रोल पूरे वर्ल्ड में फैला पाएगा जब इंडिया खुद इंडिपेंडेंट होगा। तो जरूरी क्या है, पहले इंडिपेंडेंट चाहिए हमें, देन उसके बाद अरविंदो कह रहे हैं कि हम स्वयं स्पिरिचुअलिटी को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। ठीक है, अरविंद के मत में राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेंगे तो आप रोना मत बाद में फिर कि सर आपने पढ़ाया था हमें तो आया ही नहीं, है ना। नहीं आएगा क्योंकि आप फैक्ट पढ़ते हैं, फैक्ट पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। ठीक है, अरविंद के मत में राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना है। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अचीव करना है। अरविंदो के शब्दों में स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास के द्वारा ही की जा सकती है, ऐसा अरविंदो कहते हैं। तो ये सब कोटेशंस जो है एग्जाम में आए हुए कोटेशन है, वहां से कोटेशन लिए गए हैं। ठीक है, इन सारे कोटेशंस को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये कोटेशंस ऐसे होते हैं या तो डीयू की पीएचडी के एग्जाम में पूछे गए हैं, या जेएनयू के पीएचडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, या अदर यूनिवर्सिटीज के जो पीएचडी के एग्जाम्स होते हैं वहां पर ऐसे कोटेशंस पूछे जाते हैं। तो उन्हीं कोटेशंस को मैंने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं सारे पेपर्स को देखता रहता हूँ। बच्चे पेपर दे के आते हैं तो पेपर मेरे पास सेंड करते हैं कि सर मेरा ये डीयू का जेएनयू का पेपर है, ऐसा पेपर है ना। तो उन सारी चीज़ों को देखता हूँ, देन उसके बाद ही मैं चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपके पास ऐड करता हूँ। ठीक है, अरविंद के शब्दों में क्या है कि स्वराज की प्राप्ति जो है ईश्वर में जब तक हमें विश्वास नहीं होगा तब तक हम स्वराज की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, अर्थात ईश्वर में विश्वास स्वराज की प्राप्ति हमें दिला सकती है। अरविंद के मत में सच्ची राष्ट्रीयता जो है सनातन धर्म है।
फिर आगे विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि अन्य नेताओं के लिए राष्ट्रवाद केवल एक बौद्धिक मान्यता अथवा आकांक्षा है, लेकिन अरविंद के लिए राष्ट्रवाद उनकी आत्मा का सर्वोच्च मनोभाव है। ये विपिन चंद्र पॉल ने लिखा है। According to Arvind, the objective of a nationalism is to achieve complete independence. In Arvind's words, self-rule can be achieved only by believing in God. According to Arvind, true nationalism is a Sanatan धर्म। तो ट्रू नेशनलिज्म को, ये सनातन धर्म को ही ट्रू नेशनलिज्म कहते हैं। फिर आगे विपिन चंद्र पॉल ने लिखा है कि विपिन चंद्र पॉल wrote, for other leaders, nationalism is only an intellectual belief or aspiration, but for Arvind, nationalism is the best sentiment of his soul. तो नेशनलिज्म जो है किसी अदर लीडर्स के लिए इंटेलेक्चुअल बिलीफ हो सकता है, लेकिन अरविंदो के लिए ये इंटेलेक्चुअल बिलीफ नहीं है, बल्कि क्या है, ये बेस्ट सेंटिमेंट है ऑफ द सोल का। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक थिंकर है रोनाल्ड सो, इनकी एक बुक है द हार्ट ऑफ आर्यव्रत। ठीक है, द हार्ट ऑफ आर्यव्रत में इन्होंने लिखा कि अरविंद घोष ने अराजकता के भयावह वातावरण में धर्म का स्फूर्तिदायी प्रभाव फूंकने के लिए अन्य किसी भी व्यक्ति से अधिक कार्य इन्होंने किया है। अब इस संदर्भ में लिखा गया है कि अरविंद ने स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार उस समय किया जब भारत में अराजकता का पूरी तरीके से भयावह माहौल फैला हुआ था। यानी कि एक तरफ बंगाल का विभाजन 1905 में, फिर 1909 में मार्लेमेंटो, ठीक है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये सारे ऐसे ऐसे अधिनियम एक्ट, ऐसे ऐसे डिविजन्स भारत में किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पे 1909 में आपको धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर जो है विभाजन देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो है अरविंद घोष ने इतनी बड़ी बात की है, इतना बड़ा इन्होंने योगदान दिया है। तो उसी संदर्भ में रोनाल्ड शो कहते हैं कि जहां एक तरफ भारत में अराजकता का माहौल फैला हुआ है, जहां पे भारत में एक तरफ में जो है विभाजन हिंदू मुस्लिम में हो रहा है, तो वहीं तरफ इन्होंने जो है धर्म का वातावरण जो है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही स्फूर्तिदायी तरीके से, बहुत ही दृढ़ तरीके से जो है इन्होंने धर्म को व्यक्त किया है। Ronald Shaw writes in his book The Heart of Aryavrata, Aurobindo Ghosh did more than any other man to infuse in the invigorating influence of the religion into the fearful atmosphere of anarchy. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका अरविंद का राष्ट्रवाद रहा, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार। अब देखते हैं अरविंद के राज्य संबंधी विचारों के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि अरविंद ने राज्य के संबंध में क्या विचार दिए हैं। एक एक करके हम समझेंगे चीज़ों को, बट आप जल्दबाजी ना करें किसी भी तरीके से, है ना। वीडियो कंटेंट बड़ा हो रहा है, अब मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है कंटेंट, है ना, क्योंकि इतना बड़ा कोई भी नहीं पढ़ाता, है ना। ये चीज़ें आपको पूरी एज इट इज़, जैसे कि आप बुक पूरी मिल रही है, पर ये बुक नहीं है ना, बुक ये नहीं है, क्योंकि चीज़ें दूर दूर लिखी गई हैं, इसलिए आपको ज़्यादा पेजेस दिखाई पड़ेंगे, ज़्यादा बड़ा कंटेंट दिखाई पड़ेगा। लेकिन बुक का क्या है, एक निचोड़ है। कई सारी बुकों को पढ़ने के बाद, कई सारे एग्जाम्स के पेपर्स को देखने के बाद सारी चीज़ें ऐड करी जा रही हैं इसमें। और कुछ मेरे दोस्त हैं, जिन दोस्तों की हेल्प से भी मैं चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ, चीज़ों को नोट डाउन कर रहा हूँ थोड़ा सा, इस वजह से क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो कॉलेज चलने की वजह से थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, तो उस वजह से कंटेंट जो है और भी लोगों की मदद से, या कुछ और मेरे साथी हैं या फ्रेंड सर्कल्स में, उनकी मदद से चीज़ें बनाई जा रही हैं, और बेस्ट कंटेंट, बेस्ट रिसोर्स मिलेगा आपको, इस बात की गारंटी आपको मैं दिलाता हूँ। चलिए, राज्य के संबंध में इनके स्टेट के कंसिडरेशंस के बारे में क्या विचार है। अरविंद की राज्य संबंधी विचारधारा जो है वो विकासवादी है। ये कहते हैं कि राज्य जो है वो विकास का परिणाम है। वैसे भी जब आप राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जब विचारों को पढ़ते हैं, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, है ना, दैवीय सिद्धांत, तो अलग अलग सिद्धांतों को पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैलिड है वो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वैसे ही अरविंद ने भी कहा कि राज्य का जो है धीरे धीरे विकास हुआ है। ठीक है, अरविंद जो है लोक कल्याणकारी समाजवादी विचारधारा की ये समर्थक हैं, ये वेलफेयर वर्क के समर्थक है, वेलफेयर स्टेट के समर्थक, सपोर्टर हैं।
वे राज्य को एक यंत्र मानते हैं, ये बात ध्यान रखना, जैसा कि उदारवादियों ने माना है राज्य को एक यंत्र है, राज्य एक मशीन की भांति है। ठीक है, राज्य को एक यंत्र मानते हैं जिसके द्वारा मानव मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अब देखो, राज्य को शोषण का यंत्र माना किसने? राज्य को शोषण का यंत्र किसने माना? मार्क्सवादियों ने कहा कि राज्य क्या है? शोषण का एक यंत्र है ना। तो वैसे ही अरबिंदो के विचार में भी आपको समाजवाद का विचार दिखाई पड़ेगा, और समाजवादी विचारक जो है राज्य को इतना महत्व नहीं देते हैं, मार्क्सवादी विचारक इतना महत्व नहीं देते हैं, और राज्य को मार्क्सवादियों ने क्या माना है? शोषण का एक यंत्र माना है। तो वैसे ही अरबिंदो ने भी कहा कि राज्य एक यांत्रिक संस्था है, राज्य को व्यक्तियों ने बनाया है। किस लिए बनाया है? क्योंकि व्यक्तियों के मानव मस्तिष्क पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, उस नियंत्रण को स्थापित करने के लिए लोगों ने राज्य का सहारा लिया है। ठीक है, जो भी चीजें क्लियर ना हो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा कि चीजें समझा पा रहा हूँ सही तरीके से मैं आपको, या फिर मैं खुद ही समझ रहा हूँ, है ना। जो भी होगा आप अपने माध्यम से जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा, चीजें क्लियर हो पा रही हैं नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता नहीं कहाँ पे बिजी हैं, व्यूज वगैरह आ नहीं रहे वीडियो पे, और आप लोग देख नहीं रहे। मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। अरबिंद्स आइडियोलॉजी रिगार्डिंग द स्टेट इज अ इवोल्यूशनरी। तो इनका जो स्टेट को लेकर के आइडिया है वो इवोल्यूशनरी है। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। He considered the state to be a device through which an attempt is made to the establish control over the human mind। अब इन्होंने कहा कि स्टेट क्या है? एक डिवाइस की तरह है, और इस डिवाइस के थ्रू जो है ह्यूमन माइंड के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। आगे देखते हैं, अरविंद कह रहे हैं कि राज्य क्या है? अरविंद के अनुसार राज्य एक सुविधा है, हमारे सामूहिक विकास की भद्दी सुविधा। इसे कभी भी स्वयं में साध्य नहीं बनाया जा सकता। राज्य क्या है? साधन ही रहेगा, और यह एक भद्दा साधन है। क्या है? एक भद्दा साधन है। क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, अरविंदो के अनुसार राज्य क्या है? राज्य साध्य है। राज्य जो है व्यक्ति की आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को पूरा करने का एक साध्य है। क्या सही है? तो गलत है। ठीक है, बल्कि ये क्या है? एक साधन माना है इसको अरविंदो ने। अरविंद कहते हैं द स्टेट इज अ कन्वीनियंस, इट कैन नेवर बी मेड एन एंड इन इटसेल्फ फॉर आवर कलेक्टिव डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने कहा कि कभी भी यह हमारे कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए कभी भी ये जो है एंड नहीं हो सकता। हमेशा ये क्या बना रहेगा? मीन्स ही बना रहेगा, हमेशा ये साधन ही रहेगा, साध्य कभी भी नहीं बन सकता। चलिए, अरविंद के स्वाधीनता के संबंध में, इंडिपेंडेंस के ऊपर क्या आइडियाज हैं इसके बारे में देखते हैं। स्वाधीनता के संबंध में अरविंद के विचार, जैसे व्यक्ति के विकास एवं समृद्धि के लिए वैयक्तिक स्वतंत्रता अनिवार्य है, वैसे ही राष्ट्र की शक्ति के संपूर्ण विकास तथा पूर्णता के लिए स्वशासन जरूरी है। अरविंदो कहते हैं कि जैसे व्यक्ति के विकास के लिए समृद्धि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आप अपना विकास नहीं कर सकते, वैसे ही राष्ट्र के भी विकास के लिए, राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए स्वशासन जरूरी है, सेल्फ रूल जरूरी है। राज्य गुलाम नहीं होना चाहिए, राज्य गुलाम होगा तो राज्य कभी भी अपना विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे व्यक्ति आजाद होता है, जैसे व्यक्ति स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र व्यक्ति ही अपना विकास कर पाता है, गुलाम व्यक्ति कभी भी अपना विकास नहीं कर पाता। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि स्वतंत्र राष्ट्र ही भी अपना विकास करेगा, गुलाम राष्ट्र कभी भी अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो जरूरी है कि हमें अपना शासन चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, हमें अंग्रेजों के शासन से मुक्ति चाहिए, तभी जो है भारत या भारत माँ जो होगी आजाद होंगी। और जब हम आजाद होंगे, जब भारत एक राष्ट्र के रूप में आएगा, तब भारत जो है पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी का प्रचार प्रसार करेगा, आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करेगा। इसके लिए जरूरी क्या है कि स्वशासन होना चाहिए पहले। विदेशी शासन यानी अंग्रेजों का शासन, विदेशी शासन के अंतर्गत कुछ ही वर्गों का विकास हुआ, जबकि अधिकांश वर्ग क्या हैं? भारत में पिछड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर हमें भारत का विकास करना है,
अगर हमें अपने राष्ट्र का विकास करना है तो हमें पूर्ण विकास करना पड़ेगा, सभी वर्गों का विकास करना पड़ेगा। भारत में जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों का विकास करना पड़ेगा। लेकिन विदेशी शासन भारत में है, तो विदेशी शासन होने के कारण, अंग्रेजी शासन होने के कारण भारत के सभी वर्गों का नहीं बल्कि कुछ वर्गों का ही विकास हुआ है। तो जरूरी है कि भारत का पूर्ण विकास हो। पूर्ण विकास तभी होगा जब भारत को आजादी मिलेगी, है ना। तो आजादी जरूरी है, इसीलिए भारत को चाहिए, भारत के सपूतों को चाहिए, भारत के जवानों को चाहिए कि वो भारत माँ की रक्षा करे और स्वशासन में लग जाएं और स्वराज की प्राप्ति में अपना पूरा बलिदान करें। ठीक है, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, कोई भी चीज अलग से नहीं होता। कोई भी थिंकर जो होता है वो उसके आइडियाज हमेशा आप देखेंगे कि वो इंटरकनेक्टेड ही आइडियाज मिलेंगे। अरविंद्स व्यू ऑन इंडिपेंडेंस, just as a personal freedom is essential for the development and prosperity of an individuals। जैसे आप देखते हैं कि एक पर्सन्स के लिए उसका, एक पर्सन्स के डेवलपमेंट के लिए उसके लिए फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, वैसे ही सेल्फ रूल इज नेसेसरी फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट। ठीक है, तो वैसे ही अपना सेल्फ रूल भी चाहिए, कंप्लीट डेवलपमेंट एंड परफेक्शन फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशंस। वैसे ही नेशंस के डेवलपमेंट के लिए, नेशंस के स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए सेल्फ रूल की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अंडर द फॉरेन रूल यानी ब्रिटिश रूल ओनली अ फ्यू क्लासेस डेवलप्ड। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल के थ्रू जो है कुछ ही क्लासेस का डेवलपमेंट हुआ है, while the most of the classes remained backward। जबकि बहुत सारी क्लासेस क्या रह गई हैं, पिछड़ी रह गई हैं, बैकवर्ड रह गई। तो इन्होंने कहा कि अगर हमारे शरीर में, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में अगर हमारा हाथ का डेवलपमेंट हो जाए, पैर का डेवलपमेंट हो जाए और हमारे माइंड, हमारे अदर पार्ट्स का डेवलपमेंट ना हो, तो क्या हमारा शरीर विकसित कहलाएगा? नहीं। तो जरूरी है कि हमें पूर्ण विकास चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, जिससे कि सोसाइटी के सभी क्लासेस का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होगा। और सोसाइटी के सभी क्लास का डेवलपमेंट तभी होगा जब इस ब्रिटिश रूल को खत्म किया जाएगा। जब अपना हम सेल्फ रूल लाएंगे तभी जो है हम सही तरीके से इंडिया का डेवलपमेंट कर पाएंगे। लेकिन स्वशासन के अंतर्गत, शिवाजी के अंतर्गत, देखिए स्वशासन के अंतर्गत अर्थात शिवाजी के अंतर्गत मराठों ने, गुरु गोविंद सिंह के अंतर्गत सिखों ने अधिकांश लोगों के हितों के लिए जो है कार्य किया। ठीक है, भारत जब भारत में ब्रिटिश शासन था, उस शासन के टाइम पे भी शिवाजी के साथ शिवाजी ने मराठों के लिए बहुत सारा काम किया। गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिखों के लिए बहुत सारा विकास का काम किया। तो ऐसा नहीं था कि विकास नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ ही नेता थे, कुछ ही लीडर्स थे जो अपने सेक्ट्स को, अपने पंथ को, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। अब देखिए, इन्होंने कहा कि जो लोक सेवा है, जो अफसरशाही है, इसको इन्होंने विदेशी रूप में माना। ये कहा कि जो नौकरशाही होती है वो विदेशी होती है, तो हमें विदेशियों को स्वीकार ही नहीं करना, हमें विदेशियों को भगाना है यहाँ से। विदेशी शासन जो है स्वशासन का विरोधी है। इन्होंने कहा कि हमें स्वशासन तब तक नहीं मिलेगा जब तक अंग्रेजों का राज है, तो हमें तो इनको भगाना है, हमें इनको यहाँ से बाइकआउट करना है। ठीक है, तो जब तक बाइकआउट नहीं होगा इनका, तब तक हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे। बट अंडर द सेल्फ रूल द मराठास अंडर शिवाजी एंड सिख अंडर गुरु गोविंद सिंह वर्कड फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स। द सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेसी इज अ फॉरेन इन नेचर्स। जो इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है उसका नेचर कैसा है? फॉरेन नेचर का है वो। तो हमें ऐसे फॉरेन नेचर की ब्यूरोक्रेसी की नीड ही नहीं है। नो नीड दिस टाइप ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी। Foreign rule is the opposite of a self rule। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पहले पार्ट, सेकंड पार्ट में पढ़ने के बाद ही थर्ड पार्ट का पूरा एकदम बिल्कुल निचोड़ पता चल जाएगा, थर्ड पार्ट हमने क्या क्या चीजें स्टडी की है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अरविंद के 5 स्वप्न के बारे में। इनके 5 स्वप्न क्या क्या है। ठीक है, आप लोग भी स्वप्न देखते होंगे, है ना। बहुत लोगों के ख्वाब अलग अलग होते हैं, बहुत लोगों के स्वप्न अलग अलग होते हैं ना। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, है ना, समझदार को इशारा ही काफी होता है। अरविंद्स 5 ड्रीम्स की बात करते हैं। तो पहला, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्जाम का लेवल, पैटर्न सभी चेंज हो रहे हैं। तो एग्जाम का जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है, जो पैटर्न है, वो हमेशा अपर क्लास में जाएगा, हायर होता जाएगा। तो इस संदर्भ में क्वेश्चंस को जो बनाया जाएगा वो भी हायर होगा। और इसीलिए हमने उन सब चीजों को देखते हुए
एक ऐसा पीपीटी तैयार किया है कि आने वाले आपको 2, 4, 5, 10 सालों के लिए भी आप इससे पढ़ेंगे तो उस एग्जाम को आप इजिली कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने 5 स्वप्न में पहला बताया कि स्वतंत्र और संयुक्त भारत होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा आंदोलन हो जो एक स्वतंत्र और संगठित भारत बनाए, जिससे कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा जाए। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा स्वप्न था एशिया का पुनरुत्थान होना चाहिए, क्योंकि एशिया का जो शोषण है वो यूरोपीय देशों ने पूरी तरीके से कर लिया है। तो एशिया का शोषण से मुक्ति हो और एशिया का पुनरुत्थान हो, एशिया के लोग स्वतंत्र होकर उभरे तथा भारत मानवीय सभ्यता की प्रगति में अपनी भूमिका निभाए। भारत तभी निभा पाएगा जब अंग्रेज भारत से बाहर जाएंगे, अंग्रेज जो है भारत को छोड़ेंगे, यानी कि भारत जब स्वराज की प्राप्ति करेगा तभी जो है भारत मानवीय सभ्यता की प्रगति में अपना योगदान दे पाएगा। ठीक है, 5 ड्रीम्स ऑफ अरविंद, 5 ड्रीम्स, इंडिपेंडेंट एंड यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं। देयर शुड बी अ मूवमेंट विच क्रिएट्स एन इंडिपेंडेंट एंड यूनाइटेड इंडिया। सेकेंड है रिसर्जेंस ऑफ एशिया, द पीपल ऑफ एशिया शुड emerge independent and India should be play its role in the progress of a human civilization। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर, तीसरा इन्होंने क्या बोला, तीसरा इन्होंने कहा कि विश्व संघ बनना चाहिए। इनका सपना था कि एक ऐसा विश्व संघ बने, एक ऐसा वर्ल्ड यूनियन बने जिसमें क्या हो, जिसमें एक ग्लोबल विलेज का निर्माण हो, जिसमें मानवीय सभ्यता का विकास हो। ठीक है, मानव जाति के लिए अपेक्षाकृत अधिक न्याय संगत, अधिक उज्जवल तथा अधिक उत्कृष्ट आधार पर विश्व संघ की स्थापना हो। ठीक है, ये कहते हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने, इनका सपना था कि भारत का आध्यात्मिक उपहार, संसार को भारत का आध्यात्मिक उपहार प्राप्त हो, यानी भारत के अंदर, भारत के पास जो आध्यात्मिक गुण हैं उस गुणों का प्रचार प्रसार, उन गुणों का प्रचार प्रसार पूरे एशिया में, पूरे अफ्रीका में, पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में होना चाहिए, जिससे कि दुनिया भर के सभी देश जो हैं भारत को, भारत के द्वारा जो आध्यात्मिक उपहार प्रदान किया जा रहा है वो उसको स्वीकार करें और उससे मानवीय सभ्यता का विकास होगा। क्योंकि भारत के पास जो गुण हैं वो आध्यात्मिक गुण हैं, उस आध्यात्मिक गुण से पूरे विश्व का कल्याण होगा, पूरे विश्व का भला होगा। ठीक है, तो भारत, अरविंद का अगला सपना था कि भारत के पास जो उपहार है, जो उसकी स्पिरिचुअलिटी है, जो उसकी आध्यात्मिकता है, जो उसका मानव ह्यूमन बिहेवियर है, वो पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया को उपहार के रूप में मिले। ठीक है, वर्ल्ड यूनियन की बात करते हैं। द वर्ल्ड यूनियन शुड बी एस्टैब्लिश्ड ऑन अ मोर जस्ट, ब्राइटर एंड मोर एक्सलेंट बेसिस फॉर अ मैनकाइंड। इंडियाज स्पिरिचुअल गिफ्ट की बात करते हैं। द वर्ल्ड शुड रिसीव इंडियाज स्पिरिचुअल गिफ्ट। चलिए अगला देखते हैं, मानव चेतना और मानव चेतना का उत्थान। इनका 5वां ड्रीम था मानव चेतना का उत्थान। विकास की ओर एक नए चरण का प्रारंभ होना चाहिए, ऐसा कहते हैं, जिसमें व्यक्ति उच्चतर रूप की चेतना प्राप्त करे, यानी हायर लेवल की उसके अंदर कंससनेस आए, हायर लेवल का विवेक उसके अंदर आए, उच्च विवेक की ज्ञान की प्राप्ति वो कर सके, जिससे कि संसार की सभी समस्याओं का समाधान हो तथा एक संपूर्ण व्यक्ति एवं संपूर्ण समाज का निर्माण हो और व्यक्ति का सपना भी पूरा हो सके। तो मानव चेतना का जब तक विकास नहीं होगा तब तक व्यक्ति के अंदर चेतना का उत्थान भी नहीं होगा, तब तक व्यक्ति में और समाज में दोनों का सपना पूरा नहीं हो सकता। एलिवेशन ऑफ अ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, लेट अ न्यू फेज ऑफ अ डेवलपमेंट बिगिन in which the individual attain a higher form consciousness so that all problems of the world are solved and the dream of the complete individual and the complete society is fulfilled। तो इस तरीके से 5 जो ड्रीम्स हैं, इन 5 ड्रीम्स को आप एक शॉर्ट नोट्स में बना लें, जैसी मर्जी आप बना लें। ठीक है, तो 5 ड्रीम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अरविंद के 5 स्वप्न में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं या कौन सी चीजें नहीं है, तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब देखते हैं मानव एकता व विश्व संघ की धारणा के संबंध में अरविंदो के क्या विचार है। मानव एकता और विश्व संघ की धारणा के संदर्भ में या संबंध में क्या विचार है अरविंदो के। तो अरविंद ने अपनी रचना लिखी एक, द आइडल ऑफ अ ह्यूमन यूनिटी। ठीक है,
इसमें इन्होंने विश्व संघ की अवधारणा प्रस्तुत की कि विश्व में दुनिया भर में एक संघ बनना चाहिए, जो इनका एक सपना भी था, विश्व संघ के निर्माण का सपना। ठीक है। अरविंद मानवतावादी विचारक होने के कारण विश्व में मानव की एकता और अंतरराष्ट्रीयतावाद का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं मानव के अंदर मानव की एकता, आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार और नैतिक गुणों का प्रचार प्रसार मानव के अंदर होना ही चाहिए। इनका विश्वास है कि इनका विश्व संघ स्वतंत्र राष्ट्रीयताओं का विश्व संघ होगा, जिसमें पराधीनता, असमानता और दासता के लक्षण नहीं होंगे। यानी कि अरविंदो का जो विश्व संघ का विचार है, उसमें किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा, किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होगी, किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं होगी। उसमें सभी राष्ट्र कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे। सभी संघ कैसे होंगे? स्वतंत्रता के साथ जाएंगे। जैसे आप आज देखो यूनो क्या है? यूनो एक ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रों का, जो कि सभी राष्ट्र इसमें स्वतंत्र हैं, कोई भी राष्ट्र इसमें गुलाम नहीं है। तो वैसे ही इनका भी विचार जो है एक विश्व संघ का विचार है, लेकिन वो यूनो से हटकर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अ ह्यूमन यूनिटी एंड वर्ल्ड फेडरेशन। अरविंद हैज presented the concept of a world union in his work The Ideal of a Human Unity। इनकी बुक है। Being a humanist thinker, Arvind supports human unity and internationalism in the world। इन्होंने इंटरनेशनलिज्म का सपोर्ट किया है एंड ह्यूमन यूनिटी को भी इन्होंने प्रमोट किया है। His world union will be a world union of independent nationalities in which there will be no sign of a subjugation and inequality and slavery। तो इन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड यूनियन बनेगा उसमें सभी स्टेट क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। साथ के साथ इसमें किसी भी टाइप्स का कोई सबजुगेशन नहीं होगा, इनइक्वालिटी नहीं होगी, स्लेवरी नहीं होगी। यानी सभी स्टेट कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व संघ की धारणा में आगे इनका देखते हैं। विश्व संघ की यह धारणा जो है, अरविंदो की विश्व संघ की यह धारणा मानवीय स्वतंत्रता, मानवीय समानता, मानवीय बंधुता के सिद्धांत पर आधारित होगी। अब लो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अरविंदो के विश्व संघ की धारणा के बारे में कौन कौन से कथन सही है। तो अरविंदो ने जो विश्व संघ की धारणा बताई है उसमें मानवीय स्वतंत्रता पर बल दिया है, पहला पॉइंट। दूसरा मानवीय समानता पर बल दिया है। तीसरा मानवीय बंधुता पर बल दिया है। ठीक है, और जिसका अंतिम आदर्श क्या होगा, यानी विश्व संघ का अंतिम आदर्श क्या है कि मानवीय एकता की स्थापना करना, मानवीय एकता का आधार फिला रखना, मानवीय एकता की स्वतंत्रता रखना। ये क्या है? अरविंदो की विश्व संघ की अवधारणा का मुख्य लक्षण है। अब ये मत कहना कि सर आपने ऐसा बताया, क्वेश्चन ऐसे ही आया, आपने पढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है कि मैं अपना बेहतर दे पाऊँ, अपना बेस्ट दे पाऊँ। लेकिन आप लोग करते क्या हैं कि आप लोग यूट्यूब पर जो फ्री मिलता है उसको सोचते हैं कि यार फ्री का ही तो है, क्या इतना तो हमें आता ही है ना। आता है, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको और बेहतर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अरविंद के अनुसार मानव एकता का आदर्श विश्व संघ एक दिन अवश्य बनेगा। अरविंद कहते हैं कि मानव एकता का आदर्श विश्व संघ जो होगा, ठीक है, विश्व संघ को इन्होंने क्या बोला कि मानव एकता का आदर्श, मानव एकता का आदर्श। चलिए ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अरविंदो ने मानव एकता का आदर्श किसको माना है? आध्यात्मवाद को, राष्ट्रीयता को, धर्म को या विश्व संघ को? लो क्वेश्चन बन के तैयार होगा। ठीक है, तो अरविंदो ने मानव एकता का आदर्श किसको माना है? विश्व संघ को, क्योंकि इनके विश्व संघ का उद्देश्य क्या है? मानवीय एकता की स्थापना करना, मानवीय विचारों में समानता लाना, मानवीय बंधुता का स्टैब्लिशमेंट करना। ठीक है, तो अब ये एक चीजें क्वेश्चन बनेंगी। अब आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है कि आप जो भी लाइन पढ़े आप एज इट इज उसको क्वेश्चन के रूप में देखें, तभी आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अदरवाइज आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप फेल होंगे। ठीक है, चलिए मानव एकता का आदर्श क्या है? विश्व संघ जो है एक दिन अवश्य बनेगा, क्योंकि मानव प्रकृति से बड़े संगठनों का निर्माण करता है। जैसे क्रम से परिवार बनता है,
फिर जैसे अगर बात करें परिवार से कबीला, कबीले से गांव बनता है, ग्राम से राज्य का संगठन मनुष्य ने किया है, वैसे ही अंततः यह विश्व जो है धीरे धीरे संघ में बदल जाएगा, यानी कि विश्व संघ का निर्माण होगा। अब अरविंदो का जो विश्व संघ का निर्माण है वो क्रमिक रूप में होगा। क्या यह क्वेश्चन बन सकता है? ठीक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अरविंदो का जो विश्व संघ का निर्माण है वो अचानक से नहीं बल्कि क्रमिक रूप से होगा, क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, है ना, रैपिडली नहीं बल्कि एक क्रम स्टेजेस को फॉलो करता हुआ वो आगे जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, अब देखिए जैसे ये आसान भाषा में लिखा है, अगर आप इसी बुक को इग्नू में पढ़ेंगे ना तो इग्नू में बहुत टफ भाषा में आपको लिखने को देखने को मिलेगा। इग्नू की लैंग्वेज थोड़ी सी टफेस्ट है ना, तो वो चीजें आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ वर्ल्ड यूनियन विल बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ ह्यूमन फ्रीडम। अब यहाँ पे जो इनका वर्ल्ड यूनियन का कॉन्सेप्ट है वो किस प्रिंसिपल पर है, तो वो ह्यूमन फ्रीडम की प्रिंसिपल पर है, ह्यूमन यूनिटी के प्रिंसिपल पर है, ह्यूमन फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल पर इनका वर्ल्ड यूनियन का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। whose ultimate ideal will be human unity and its foundation stone will be a freedom. According to Arvind, the ideal world union of a human unity will be definitely be formed one day because man creates bigger organization than the nature. अब अरविंदो कहते हैं कि मैन जो होता है वो नेचर से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देता है, जस्ट एज मैन हैज ऑर्गेनाइज्ड फैमिली, ट्राइब्स, फिर विलेजेस में जाता है, फिर स्टेट्स में, एंड सम वे ही विल अल्टीमेटली क्रिएट अ वर्ल्ड यूनियन। धीरे धीरे वो क्या कर देगा, वर्ल्ड यूनियन को क्रिएट करेगा, ऐसा अरविंदो का मानना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व संघ जो है विविधता में एकता पर आधारित होगा। जैसे इंडिया क्या है, भारत हमारा क्या है, विविधता में एकता, यानी विश्व संघ में भी अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोग होंगे, लेकिन वे सब किससे जुड़े होंगे, भाईचारे से जुड़े होंगे, मानवता से जुड़े होंगे, है ना, बंधुत्व की भावना से जुड़े होंगे। तो ऐसा जो है अरविंदो का मानना है। ठीक है, कि अरविंदो का जो विश्व संघ है वो विविधता की एकता पर आधारित होगा। इस व्यवस्था में यानी इस विश्व संघ में मनुष्य को स्थान, जाति, संस्कृति, आर्थिक सुविधा के अनुसार अपने अपने समूह बनाने का अधिकार तो होगा, लेकिन यह समूह संपूर्ण मानव जाति के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे, है ना। जैसे भारत में देखिए अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन सभी जरूरत पड़ने पर भारत माँ के लिए एकत्रित होते हैं, भारत के लिए कार्य करते हैं। तो इन्होंने भी कहा कि जो विश्व संघ का निर्माण होगा वो विविधता के आधार पर होगा, यानी विश्व संघ जो होगा विविधता के आधार पर होगा, लेकिन उसमें एकता जरूर होगी। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति पर आधारित व कृत्रिम समूह को इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा, यानी कि अब अरविंदो का जो विश्व संघ का विचार है, इस विश्व संघ में शक्ति का कोई स्थान नहीं है, शक्ति का कोई स्थान नहीं है, देयर इज नो प्लेस फॉर अ पावर्स। कृत्रिम समूह का कोई स्थान नहीं है, आर्टिफिशियल ग्रुप्स का कोई स्थान नहीं है। तो अब ये कहते हैं जो नेचुरल ग्रुप्स होंगे उन्हीं का इसमें स्थान होगा, शक्ति पर आधारित व्यवस्था का कोई स्थान यहाँ पर नहीं होगा। द वर्ल्ड फेडरेशन विल बी बेस्ड ऑन अ यूनिटी इन अ डाइवर्सिटी। इन दिस सिस्टम humans will have the right to form their own groups based on a place, caste, culture and economic facilities, but these groups will work keeping in mind the interest of the entire human race। बट अब देखिए अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग इनके वर्क्स होंगे, लेकिन ये ग्रुप्स अलग भले होंगे, लेकिन इन ग्रुप्स का मोटिव क्या होगा, ये ग्रुप्स जो बनाए जाएंगे वो एंटायर ह्यूमन रेस को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। पावर बेस्ड एंड आर्टिफिशियल ग्रुप्स विल हैव नो प्लेस इन दिस सिस्टम। तो जो वर्ल्ड यूनियन है, जो वर्ल्ड यूनियन है अरविंदो का, जो विश्व संघ है, इसमें पावर का कोई रोल नहीं है, पावर को कोई जगह नहीं मिली हुई है, आर्टिफिशियल ग्रुप्स को कोई स्थान नहीं मिला हुआ इसमें। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अरविंदो के अनुसार विश्व संघ का निर्माण निम्न प्रकार से होगा। कौन कौन से प्रकार होंगे, पहला देखिए, स्वतंत्र राष्ट्रों को संगठित होने की आवश्यकता है, यानी जितने भी राष्ट्र हैं, जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठा होकर उनके अंदर बंधुत्व की भावना, एकता की भावना, नैतिकता की भावना, इन सब की भावनाओं का विकास करना पड़ेगा, तभी एक विश्व संघ का निर्माण होगा। दूसरा,
जब स्वतंत्र राष्ट्र संगठित हो जाएंगे पहले नंबर पे, उसके बाद क्या होगा, इसके पश्चात संगठित जो राष्ट्र हैं पारस्परिक मतभेद स्वार्थ को मिटा करके अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाएंगे और विश्व संघ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यानी अपने स्वार्थ को त्याग देंगे और अंतरराष्ट्रीय विश्व बंधुत्व की भावना को अपनाएंगे और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक विश्व संघ का निर्माण कर देंगे। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू हिम द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड यूनियन विल बी एज अ फॉलोज, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नीड्स टू यूनाइट। सेकेंड, आफ्टर दिस यूनाइटेशन के बाद क्या होगा, यूनाइट होने के बाद क्या करेंगे, द ऑर्गेनाइज्ड नेशन विल फॉर्म द वर्ल्ड यूनियन बाय अडॉप्टिंग एन इंटरनेशनल आउटलुक एंड एलिमिनेटिंग देयर म्यूचुअल डिफरेंसेस एंड सेल्फिशनेस। आगे देखिए, अरविंद कहते हैं कि मानव मस्तिष्क उच्चतम है लेकिन यह दैवीय चेतना से निम्न है। क्योंकि अरविंदो ने कहा कि मानव मस्तिष्क उच्चतम है, बेसिक्स कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई संदेह की बात नहीं कि मानव का मस्तिष्क जो है वो ज्ञानवान नहीं है, लेकिन ईश्वर के ज्ञान से ज्यादा मानव का मस्तिष्क ज्ञानवान नहीं है, दैवीय चेतना से निम्न है। क्योंकि ईश्वर जो है वो सुपर माइंड रखता है, ईश्वर सुपर माइंड के द्वारा मानव मस्तिष्क में ही चेतना का प्रवाह करता है। तो जो हमारे मस्तिष्क में चेतना आती है, ज्ञान आता है, वो सुपर माइंड के द्वारा ही आता है, अर्थात ईश्वर के द्वारा आता है। तो इसलिए मानव का जो ज्ञान है वो ईश्वर के ज्ञान से बड़ा नहीं हो सकता। अरविंद ने विश्व संघ की धारणा की सबसे बड़ी बाधा क्या माना है, राष्ट्र राज्य की अतिवादी धारणा को इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा कि विश्व संघ की धारणा तब नहीं बन पाएगी जब तक राष्ट्र राज्य जो है अतिवादी बने रहेंगे, उग्र बने रहेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि विश्व संघ की धारणा का निर्माण करने के लिए राष्ट्र राज्यों के अंदर जो अतिवादी धारणा है इसको समाप्त करना होगा राज्यों को, और उदारवादी धारणा को अपनाना होगा, बंधुत्व की भावना को अपनाना पड़ेगा, रेडिकलिज्म को आपको छोड़ना पड़ेगा। अरविंदो, द ह्यूमन माइंड इज द हाईएस्ट बट इट इज नॉट इंफीरियर टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस। गॉड ब्रिंग्स कॉन्शियसनेस इनटू द ह्यूमन माइंड थ्रू द सुपर माइंड, यानी अतिमानस। अरविंदो हैज डिस्क्राइब्ड द एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन स्टेट एज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन। बोल्ड करके लिखा गया है तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अरविंदो ने इस धारणा को सामूहिक अहमवाद की संज्ञा दी है। किस धारणा को, तो अरविंदो ने कहा कि जो अतिवादी धारणा है, राज्यों की जो अतिवादी धारणा है, यानी जो राज्य अतिवादी धारणा अपनाते हैं, उग्र रूप अपनाते हैं, ये क्या है, यही सामूहिक अहमवाद बन जाता है। और इन्होंने कहा कि स्वतंत्र विश्व संघ की स्थापना यदि करनी है तो हमें इस उग्र राष्ट्रवाद की भावना या सामूहिक अहमवाद की भावना या फिर अतिवादी धारणा को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, या अतिवादी धारणा में संशोधन करना पड़ेगा और मानवता का आध्यात्मिक धर्म अपनाना हमें पड़ेगा। तभी जो है हम विश्व संघ का निर्माण कर पाएंगे, तभी विश्व संघ का निर्माण होगा जब राज्य क्या करेंगे, अतिवादी धारणा छोड़ देंगे, धारणा का त्याग करें। दूसरा, जब राज्य सामूहिक अहमवाद को छोड़ दें, ठीक है, तभी जो है, और साथ साथ राज्यों को आध्यात्मिक धर्म अपनाना पड़ेगा। भैया बिना आध्यात्मिक धर्म अपनाए आप जो है विश्व संघ का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो विश्व संघ के निर्माण के लिए जरूरी क्या है, सामूहिक अहमवाद को छोड़ो, जो उग्र राष्ट्रवाद की भावना है, जो उग्र अहमवाद की भावना है, इसको छोड़ो, प्लस जो अतिवादी धारणा राज्यों ने अपना रखी है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, प्लस साथ के साथ आपको आध्यात्मिक धर्म भी अपनाना पड़ेगा। तभी जो है आप सामूहिक संघ या विश्व संघ का निर्माण कर पाएंगे। He has described this concept as a collective egoism and said that if an independent world union is to be established, then necessary amendment it will have to be made in this collective egoism, and spiritual religion of a humanity will have to be adopted। इसे हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, एंड जो इगोइज्म है, कलेक्टिव इगोइज्म, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अमेंडमेंट करना पड़ेगा इसमें, तब जाकर हम एक वर्ल्ड यूनियन का निर्माण कर पाएंगे या फॉर्मेशन कर पाएंगे। इस तरीके से विश्व संघ की धारणा हो गई, अरविंदो के राज्य के ऊपर विचार हो गया। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया आज।
अरविंदो का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, चलिए मैं इस पेन टैब से अपनी अच्छी राइटिंग बनाने का प्रयास करता हूँ। दूसरा हमने पढ़ा अरविंदो का राज्य संबंधी विचार, फिर हमने पढ़ा संघ की अवधारणा, विश्व संघ की अवधारणा या वर्ल्ड यूनियन, विश्व संघ की, ठीक है, विश्व संघ की अवधारणा। इतनी चीजों को हमने क्लियर किया हुआ है। आगे हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है ना, कुछ और भी हेडिंग्स हैं जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। इनके भौतिकवाद, अरविंदो का भौतिकवाद प्लस आध्यात्मिकवाद का समन्वय इन्होंने कैसे किया है, इन सब चीज़ों के ऊपर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की कोशिश करें। आपका शेयर करने से कुछ नहीं आता है ना, बहुत बच्चे हैं जो शेयर करते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं, और आप लोग प्लीज़ शेयर करने की कोशिश करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।